हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे स्टडी। और आज जो है रगा का मॉक टेस्ट नंबर 1 करेंगे, जो 2021 के लिए पहला हमारा रगा का मॉक टेस्ट है, जो कि एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस आपको कोस्ट गार्ड एग्जाम में भी काम आएंगे, क्योंकि कोस्ट गार्ड की जो स्टेज 1 होता है बिल्कुल भी रगा की तरह होता है, बशर्ते कि थोड़ा सा आपको उसमें डिफरेंस दिखता है कि क्वेश्चन के नंबर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें जीके कम पूछता है, उसमें भी जीके 5 ही पूछता है, इसमें 5-7 मैथ पूछता है, बट आपको कोस्ट गार्ड में 20 मैथ पूछेंगे। तो ये डिफरेंट है, बाकी लेवल सबका एक ही होगा, रीजनिंग भी सेम टू सेम होता है। चलो गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज, हाँ, अगर आपको एनडीए का एग्जाम देना है ना एयरफोर्स के अलावा, एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर रखे हो, तो अभी अन अकेडमी पे एक बैच लॉन्च हुआ है अन अकेडमी के लिए, सॉरी, ये एनडीए के एग्जाम के लिए लक्ष्य है। ठीक है, इस बैच को आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। पहले चेक करके जो टीचर्स है ना, इनकी स्पेशल क्लासेस करो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जब तक ये बैच लॉन्च नहीं हो जाता। ठीक है, ये बैच लॉन्च होगा आपको 21 जनवरी को, ठीक है, 21 ऑफ जनवरी को। तब तक इनकी जाके फ्री में जो है ना स्पेशल क्लासेस कर सकते हो आप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब भी जाओ अन अकेडमी पे ना, तो एक कोड यूज करो ए टू जेड स्टडी का। ठीक है ना, ये देखो ए टू जेड स्टडी का जो कोड है, ये आप यूज करना। इससे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कि बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको फ्री में करने के लिए मिल जाएंगी। ओके, इसके अलावा आप ये देखो, इसके अलावा एक बैच है टारगेट। ठीक है, ये जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये बैच टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। ये इन टीचर्स के जाके आप फ्री में स्पेशल क्लासेस कर सकते हो। बाकी सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, ठीक है ना, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो इसकी जाके। और लिंक में सब्सक्रिप्शन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बाकी सब्सक्रिप्शन लेने पे देखो फी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, 12 मंथ के लिए 8,000, 6 मंथ के लिए 6400, बट इतना पे नहीं करना है आपको। अगर आप ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज करते हो तो देखो बहुत कम फी देना पड़ेगा। अदरवाइज आप जाके देखो ए टू जेड स्टडी का रेफरल कोड यूज करके आप जाके फ्री में बहुत सारी स्पेशल क्लासेस और फ्री में क्विजेस कर सकते हो अन अकेडमी पे। ठीक है, जब तक कि आपका ये सब बैच लॉन्च नहीं होता है 21 जनवरी को, जो भी है, जाके बहुत सारी फ्री में स्पेशल क्लासेस देखो। एयरफोर्स के लिए देखो, नेवी के लिए देखो, या फिर इवन आप अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो अब हम ना मॉक टेस्ट को आज शुरू कर लेते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। जीके है, 5-6 क्वेश्चन जीके के आते हैं ना, तो जीके हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि जीके में जान है नहीं, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने करंट अफेयर नहीं डाला है, बट एग्जाम में आपको करंट अफेयर भी डाले जाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब तक करंट अफेयर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने करंट अफेयर इसमें नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी जो सिटी है वो पहले किस कंट्री में है, जापान में है। ठीक है ना, वो किस द्वीप पे है ये पूछेगा एग्जाम में, तो ये द्वीप का नाम है होन्सू और क्यूसू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है होन्सू और क्यूसू, ये दो द्वीप के नाम है। ठीक है, आइलैंड के नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो है किस स्थान पर स्थापित स्थापित की गई थी। तो भारत में जब यूरोपियन आए थे, यूरोपियन फैक्ट्री, तो वो कहाँ लगाए थे, कोची में। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये चीज तो आपको याद होगा कि 1919 में हुआ था, बट 1919 में कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ओके, चलो, अब ये चीज कमेंट करके मुझे एक चीज बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो क्यों हुआ था, जरा जिसको पता होगा ना मुझे कमेंट करके इसको बताना। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी। तो गाइज, भारत में जनगणना 1872 में पहली बार की गई थी। ठीक है, बट नियमित रूप से जब हुई थी तो वो 1981 में हुई थी, नियमित रूप से 1981 में हुई थी। ओके, और बट पूछेगा कि जनगणना कब हुई थी सिर्फ, तो ये 1872 में ही हो गई थी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन मतलब साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। ठीक है ना, सबसे बड़ा गुजरात है। यहाँ से पता भी चल रहा होगा कि समुद्र सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में ही है, राजस्थान में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास उतना समुद्र, क्या समुद्र है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, वाटर बोल रहा है कि वाटर डिजर्ट प्लांट्स कॉल्ड, मतलब जो प्लांट्स जो है, ये हिंदी नीचे लिखा हुआ है कि मरुस्थलीय पौधे को क्या कहा जाता है। जो कि मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको आप जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलो, जीके के 6 क्वेश्चन थे, अब स्टार्ट होते हैं मैथ के आपके 7-8 जो भी क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग होगा आपका। बोल रहा है मैथ में हमारा, एक आदमी 30 घंटे में एक निश्चित जगह पर पहुंच सकता है। ठीक है, एक इंसान है ए से लेके बी तक जाने में, डिस्टेंस क्लियरली हमें, ठीक है ना, 30 घंटे लगाते हैं जाने में। ठीक है ना, कितना घंटा लगा रहा है वो, 30 घंटा लगा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है वो अपनी गति जो है 1/15 से कम कर दे। ठीक है, तो वह उस जगह से 10 किलोमीटर पीछे रहेगा। मान लो
यहाँ पे कितना आवर लगा रहा है अभी, 30 घंटे लगा रही है, ठीक है ना, 30 आवर्स लग रहा है। मान लो हमें स्पीड इसका पता नहीं है, मान लो स्पीड इसका अपना एक्स स्पीड से जा रहा है ना, तो 30 आवर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ए से बी तक जाने में, डिस्टेंस भी हमें पता नहीं कितना है। बट ये सेम डिस्टेंस कवर कर, मतलब ये सेम जगह जाना चाह रहा है, बट वो क्या कर रहा है, अपना जो स्पीड था इसका, पहले जो स्पीड था उसका एक्स था, तो वो क्या कर रहा है, एक्स में कम कर दे रहा है अपना स्पीड, ठीक है। वो एक्स का कितना जा रहा है, ये आपका 1/5, तो x/5 स्पीड से अगर जा रहा है वो, तो 10 किलोमीटर पीछे ही रह रहा है, ठीक है, मतलब 20 की, मतलब ये समझो यहाँ पे 10 किलोमीटर पीछे रह रहा है, मान लो ये टोटल मिला के जितना भी डिस्टेंस हो वो 10 किलोमीटर पीछे रह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये क्या कह रहा है, समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा स्पीड बराबर क्या होता है, d/t होता है, ये चीज तो क्लियर है आपको। इसी से बनता है हमारा स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, डिस्टेंस हो जाता है, ओके। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा क्या था, मान लो हमने एक्स बना था और टाइम कितना था हमारे पास, स्पीड हमने एक्स बना था और टाइम कितना ले रहा है भाई, 30 आवर्स, ठीक है। तो ये 30 इंटू एक्स के हिसाब से जाएगा तो डी डिस्टेंस कवर करेगा। बट ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वही क्या कर रहा है 30 घंटे में, ठीक है ना, 30 घंटे में जा रहा है, 30 घंटा लगा रहा है, ठीक है, 30 घंटे में वो स्पीड उसका कम हो जा रहा है, कितना हो रहा है भाई, x/5 हो जा रहा है, ठीक है ना, x/5 हो जा रहा है, ठीक है। तो वो 30x में कितना हम माइनस करेंगे, x/15 करोगे, इस स्पीड से जाएगा वो, तो कितना आप घंटे, मतलब कितना डिस्टेंस पीछे रह रहा है वो, इन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। जब हम घटाएंगे तो पहले कितना जा रहा था, मान लो जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा था इस बार 10 किलोमीटर पीछे रह जा रहा है, तो ठीक है, ये हमारा स्पीड इंटू टाइम हो गया। इस बार हमारा क्या हो गया, ये हमारा 30 टाइम हो गया और एक्स स्पीड, अब इस बार ये इतना क्या जा रहा है भाई, x-1, x/15 के हिसाब से करेंगे, क्योंकि उसमें इतना का कम कर रहा है ना वो, x में x 1/15 कम कर रहा है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। जो हमारा इस बार स्पीड होगा वो 30 आवर्स ही ले रहा है, तो 10 किलोमीटर पीछे रह जा रहा है। तब जाके इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, दोनों में 30 30 है, 30 को कॉमन ले लो, फिर ये हमारा ये x है, तो x माइनस क्या हो जाएगा भाई ये, फिर x माइनस एक्स प्लस x/15, ठीक है, इक्वल टू 10, ओके ना। तो सिंपली हमारा ये क्या कर गया, प्लस माइनस कट गया, एक्स एक्स, 30 प्लस में x/15/10, तो ये मान लो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, ठीक है ना, हम इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, भाई मैं सोच रहा था कहाँ गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा, कैसे, या फिर आप इसको सिंपली इस साइड भेज सकते हो, या तो कटा दो इसको, 0 0 कट गया हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया, 3 5 बार में कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर। जिस तरीके से कटाना है आपने निकाल लेना उस तरीके से, डायरेक्ट आप ये 10 को 30 से कटा सकते थे, 30 को 15 से कटा सकते थे, फाइनली आपका आंसर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज है, अगर आप मैथ चाहते हो कि बेसिक से पढ़ना चाहते हो, मैथ बिल्कुल भी बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हो, तो मैंने बिल्कुल भी उस चैप्टर से स्टार्ट किया जहां से कोई स्टार्ट नहीं करता, बाकी आपका जैसे स्क्वायर रूट, सर्ट्स इंडिसेस, पावर, ये सबसे स्टार्ट किया। डेली में 10:30 बजे आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, न्यू बैच में स्टार्ट हुआ, 6 7 क्लासेस हुई है, तो इसका उस बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो उसको आप लोग रेगुलर कंटिन्यू ज्वाइन करो, क्योंकि मैं उसमें मैथ जिसका भी वीक है ना, मैं उसको बेसिक से क्लियर कराते जा रहा हूँ उसमें। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का योगफल 84 है, उसका एचसीएफ जो है 12 है, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास 84 है, एचसीएफ हमारे पास क्या है भाई, 12 है, तो वो उन संख्याओं का टोटल युग्म कितना होगा, पेयर बताना है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, पहले वो संख्या निकालो जोड़ने पे जो आ रहा है वो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं भाई, एक्स प्लस, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई बटा में एचसीएफ, क्या होगा, वो संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 12 7 84, तो 7 आ रहा है, तो 7 को कितने बार हम एक्स प्लस वाई के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कितने पेयर बनेंगे 7 को, ठीक है। ये अगर अपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ाओगे तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं न्यूज बैच जो चल रहा है उसमें तो ये पढ़ाऊंगा ही, आप उसको ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा है, यूट्यूब पे ही, ठीक है। इसको बताओ कितने तरीके से हम लिख सकते हैं तो हमारा ये जुड़ के आ जाएगा उतना आंसर, बताओ आप कितना तरीका से। पहले तो 7 को क्या लिखोगे, 1 + 6, तो भी 7 होता है। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, 2 + 5, तो भी 7 होता है। जीरो नहीं लिखेंगे, 0 + 7 नहीं लिख सकते भाई, ठीक है ना, जीरो नहीं लिखते हैं। और दोनों दोनों इवेन नंबर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक ऑड होना चाहिए एटलीस्ट इसमें। 3 + 4 लिख दोगे तो भी 7 हो जाएगा। अब इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है जिसको जोड़ के आप 7 गिरा दोगे। अब माइनस में वैल्यू नहीं लिखना है हमें, ठीक है ना, माइनस कुछ करके माइनस कुछ करके प्लस नहीं करना हमें। ये तीनों एग्जैक्ट वैल्यू जो है नेचुरल नंबर का यूज करके हम 7 ला सकते हैं। तो टोटल कितने पेयर्स मिले हमें, 3 पेयर्स।
तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 3 पेयर्स, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली आपने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उस बैच को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल जो है 8 है, ठीक है ना, तथा उनका गुणनफल जो है 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मतलब व्युत्क्रम मतलब इनवर्स का मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 है, एक्स इंटू वाई का वैल्यू 15 है, तो बोल रहा है ना एक्स बाई 1/x प्लस 1/y का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो तो एक्स वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 8 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई करो चाहे वाई प्लस एक्स करो सेम चीज है। 8 बाई और एक्स इंटू वाई का वैल्यू दे रखा है 15, तो 8/15। सिंपल सा था, बशर्ते कि थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 8/15 का है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये एक तार है, समझ लो, मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक तार है, फिर आगे बोल रहा है तो अगर उसको वर्ग के आकार में जोड़ा जाता है तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त में जोड़ा जाए तो वह कितना एरिया होगा उसका, उस सर्कल का, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था कि एक तार है, इस तार को जब हम लोग ना एक स्क्वायर बनाते हैं मोड़ के इस तरीके से, ठीक है ना, इसकी चारों मान लो साइड बराबर होगी, तो इसका एरिया जो आ रहा है भाई मेरे वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम एक सर्कल इस तरीके से बना दे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। सिंपल है, अब हमें पता कर लेना है कि इस तार की लंबाई कितनी है, तो कैसे पता करेंगे। देखो इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू 121 दे रखा है, तो एक इक्वल टू क्या हो जाएगा √121। तो ये सब चीजें कंसेप्ट मैंने आपको स्क्वायर रूट में समझाया था। तो ए का वैल्यू 11 हो गया, किस तरीके से हुआ ये चैप्टर मैंने पढ़ाया तुरंत रिसेंटली, तो जो बताया था किस तरीके से बनता है ये सब चीजें। ए का वैल्यू 11 हो गया, मतलब इसकी एक भुजा का मतलब 11, तो चारों भुजा का वैल्यू क्या आएगा, चारों के चारों सेम हो गए, तो 11 × 4 इक्वल टू 44। मतलब इस तार की लंबाई जो है 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर तो वही जो होगा इस उसी तार से जब वृत्त बनाओ तो उस वृत्त की परिधि जो होगी पेरीमीटर 2πr होता है, तो मतलब परिधि कितनी होगी उस तार की लंबाई, तो तार की लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा तो एरिया निकाल लो, तो 2 × 22/7 पाई का वैल्यू आर बराबर 44, ठीक है। तो ये 44 कट गया 22 × 2 से, इसका वैल्यू 44 होता है, तो आर बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वृत्त का एरिया क्या होगा πr², तो पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 आर स्क्वायर का वैल्यू, ये कट गया तो 7×2 = 14, 7×2 = 14, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एक वृत्त का क्या हो गया एरिया में निकल गया, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या हो गया इतना। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। एक घनाभ के तीन संलग्न, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक घनाभ है उसके तीन संलग्न तलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल पी क्यू आर है, ठीक है ना। इसका आयतन क्या होगा, यहाँ पे समझो क्या पे क्या बोल रही है। एक ये घनाभ है, ठीक है, समझ लो, हाँ ये घनाभ हो गया। इसके जो है ना तलो, इसके तीन तल होते हैं, एक ये नीचे वाला हो गया, ये मतलब ये हो गया इसकी, और ये ऊपर वाला हो गया, ठीक है। इसके जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है तीनों के अलग अलग पी क्यू आर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, सिंपली अंडर रूट कर दो इसको यार, पी क्यू आर ये फॉर्मूला है और कुछ है नहीं, तो ये सिंपली फॉर्मूला है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना, अभी तो बस शुरुआत है, मेंसुरेशन चैप्टर भी स्टार्ट करूंगा, ये पूरी मैथ की क्लास चला रहा हूँ मैं, पूरी जीरो से लेके आपको 100% तक पढ़ाऊंगा उसमें। अगर फिर आपको तो जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया टेंशन मतलब, बस ये समझ लो कि ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, ठीक है ना, ये वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से बनता है वो हम क्लासेस में करेंगे। अब देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 की एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है। एक नल जो है किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, और दूसरा नल जो है इसको देखो 60 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दे तो टंकी कितने घंटे में पूरी भर जाएगी। तो इसका ट्रिक क्या होता है, देखो अगर दोनों भरते, अगर दोनों टंकी को अगर दोनों नल भरते तो इसका फॉर्मूला होता है A × B/A+B, बट यहाँ पे एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A × B A-B। अब ए के वैल्यू कौन रखोगे, जो बड़ा है ना उसको ए मान लो, ए बड़ा कौन है 60, 60 × 40 और 60 - 40, ठीक है। ये क्या हो गया 60 × 40 बाई में 20, ठीक है 20,
30 बार में कट, 3 बार में कट गया तो 120। फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 120। तो 120 बोलोगे ऑप्शन में नहीं है तो भाई ये मिनट में निकला ना ये 120 मिनट, क्योंकि ये 60 मिनट था 40 मिनट था तो ये भी मिनट में आया, और इसको आवर्स में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो तो 60 दूनी 120, तो मतलब 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में ये पूरा भर देंगे पानी को, क्योंकि माइनस हमने क्यों किया, क्योंकि एक निकाल रहा है और एक भर रहा है। तो जो भर रहा है वो समझ लो, जो भाई एक भर रहा है और एक निकाल रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी अगला क्वेश्चन हमारा, इसको पहले मिटाओ, अरे मिट जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर। A, B एंड C तीनों मिलकर किसी काम को 30 मिनट्स में पूरा करते हैं। लिखो यहाँ पे, पहले लिखो A+B+C 30 मिनट लगा देते हैं, ठीक है ना, बहुत काम चोर है। ए तथा बी सी उसको मिलकर 50 मिनट में काम करते हैं। ए और सी 50 मिनट लगाते हैं, ये और काम चोर है, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, देखो यहाँ पे इसमें वैल्यू दे रखा है ए और सी का, ठीक है ना। वही नल और टंकी का काम लगाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसको बी को माइनस कर देंगे अगर इसमें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हम 50 में 30 माइनस कर दें, नहीं, क्योंकि इसको हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1/30 लिखते हैं और 1/50 लिखते हैं। बट इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो 50 × 30, 50 - 30 आ गया आंसर। 50 × 30, 20, जीरो कट गया, ये 15, क्या हो गया 75। ओके, तो 75 मिनट्स हमारे हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, ये सब मैंने पढ़ा दिया टाइम एंड वर्क पिछले वाले बैचेस में, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके देख लो, अगर अदरवाइज आपको वो देखने में मजा नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, फिर से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इन सबको, इन सभी को बेसिक्स में पढ़ाऊंगा फिर से। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त, ठीक है ना, एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है समान है, मतलब एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, इन दोनों का एरिया जो है ना इक्वल है, ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो वर्ग की एक भुजा वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। देखो वर्ग की एक भुजा जो है इसकी रेडियस से क्या मतलब ये होगा रेशियो, ठीक है ना। इसका एक साइड और इसका रेडियस का मतलब रेशियो जब भी पूछेगा हमेशा पाई/1 होता है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना, पाई/1 होता है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर ले सकते हो। देखो एक मान लो इसका एरिया मान लो जितना है उतना ही इसका है, ठीक है ना। मान लो इसकी एक साइड क्या है 4, ठीक, मतलब एक साइड का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एक ही हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मान लो इसका एरिया अगर क्या हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, पाई/r² बराबर क्या हो गया, एक हो गया। तो 22/7, मतलब r², हमें आर मान लो पता नहीं है कितना है, एक। तो रेडियस क्या हो गया 7/22, ठीक है ना। 7/22 ये क्या हो गया, पाई का उल्टा वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो हम इसी को अगर ये लिख दें, अगर इसको हम चेंज करें 1/r लिखे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, पाई निकल जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही चीज ये क्या बोल रहा है, एक भुजा और उस वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। तो रेडियस को तो ऐसे भी हमें नीचे रखना है और ऊपर में उसका साइड रखना है, तो साइड ऊपर हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो साइड बटा में रेडियस रखना है, तो रेडियस का वैल्यू हमने क्या लाया था 1/पाई लाया थे, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था 1/r=पाई लिखा था। तो r क्या हो जाएगा 1/पाई, ठीक है ना। तो मान लो इसका एक साइड था 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना था 1/पाई, तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, इस बार ऊपर चला जाएगा, तो पाई/1 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट था और कुछ भी है नहीं, ठीक है ना। तो पाई/1 आपका आंसर आ जाएगा। बशर्ते कि आपको अगर सिंपली याद रखना चाहते हो तो निकालो, बट देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बेसिक सा कंसेप्ट बनाया कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है ना। यही चीजें मैं क्लासेस में कराऊंगा, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो रोना धोना मत, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस याद रख लो कि जब भी एक स्क्वायर का एक सर्कल का एरिया बराबर होगा तो इसका एक भुजा और इसका रेडियस दोनों का जो है ना रेशियो पाई/1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, अगर A/B ये इतना है, A/B जो है 1/2 है, B/C जो है 3/4 है, C/D जो है 6/9 है, और ये क्या बोल रहा है D/E जो है ये 12/16 है। सिंपली हम पहले ना हमें ये कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसलिए हम A B C D का निकाल लेते हैं 4 का, क्योंकि E का भी निकालेंगे तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है।
तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए का निकल जाएगा, 6 × 3 18, 18 × 1 18। इस बार एक को भूल जाओ, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 18, 18 × 2 = 36। ठीक है, इस बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर तीन को भूल जाओ, 6 × 4 24, 24 × 2 = 48। ठीक है, इस बार 6 को भी भूल जाओ, बस ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 18 9 × 4 36 दूनी 72। ठीक है ना, 72। अब इसको कटाओ, कितना से, 6 से कटेगा, 6 3 बार में कटेगा, 6 6 36, और 8 बार में कट जाएगा, और ये 12 6 72। ठीक है, तो यहाँ पे डी का रेशियो 12 आया और इसमें भी डी का रेशियो 12 है, तो हमें सिंपली हम ई का रेशियो यहाँ लाके लिख देंगे 16। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। ए बी सी डी का रेशियो क्या आ गया, 3 6 8 12 16। अब ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा कैसे दिमाग को तेज करना है, कैसे ट्रिक बनाते हैं, ये सभी चीजें हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है ना, बेसिक लेवल के जो चैप्टर्स है उनमें ट्रिक पढ़ रहे हैं, और आप भी आगे जाके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी देखो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। हैश का मतलब क्या है हमारे पास, देखो इसमें दे रखा है, हैश का मतलब क्या है, घटाना है, माइनस करना है। एन का मतलब क्या है, डिवाइड करना है। तो उसी तरीके से इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, देखो पहले क्या है, 315 है, फिर एन है, एन का मतलब डिवाइड है यहाँ पे, फिर 3 है, हैश का मतलब क्या है, माइनस है, और उसके बाद 9 है, एंड ग्रेड ऑफ का मतलब क्या है, प्लस है, फिर 4 है, फिर परसेंटेज का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 6 है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली कटाओ, इसको एक बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, -9 प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो जाएगा। अब 105 में 24 जोड़ देंगे अगर ये, तो 129 हो जाएगा, -9 करो तो 120 हो जाएगा। आ गया भैया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। 17 बोल रहे हैं हमारे पास कि बताओ, जैसे डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स ढूंढते हो, उसी सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है। तो मैंने डिक्शनरी नाम का एक रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया था डिक्शनरी का, तो आप यूट्यूब पे लिखना डिक्शनरी रीजनिंग बाय A to Z स्टडी, पढ़ लेना, ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इन्वेंट्री है हमारे पास, इनवॉल्यूंट्री है, तो सब में पहले आई एन भी सब में है, तो आई एन भी को गोली मारो। उसके बाद देखो इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें ई है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या आता है, ई ओ आई ए, ई में पहले क्या आता है, तो पहले ए आता है, तो ए किस में है, 4 नंबर में देखो। ठीक है ना, आई एन भी के बाद ए है, तो 4 नंबर पहले होगा। ठीक है ना, अब ए वाला कट गया, 4 नंबर को हटाओ, गोली मारो। ठीक है, अभी देखो क्या है, पहले ई में ओ में आई में पहले क्या होगा, तो पहले ई होगा। ई किसमें है, एक तो 5 में है, ठीक है, और एक में है, तो 4 के बाद 5 किसमें है भाई, देखो 4 के बाद देखो, चार एक तो एक में भी है ना ई, और 5 में भी है, तो देखो 4 के बाद इसमें एक है और इसमें 5 है। बट अभी क्लियर हुआ नहीं कि इन्वेंटरी के आगे भी हमें चेक करना होगा। ई के बाद देखो, ई में एन है और ई के बाद एस है, तो बताओ पहले एन आता है कि पहले एस, तो बोलोगे पहले एन आता है, तो मतलब 4 के बाद एक होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, तो 415 से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ये हो गया हमारा डिक्शनरी का रूल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, पढ़ो इसको जरा क्या बोल रहा है 18 में। 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर, ठीक है, अकबरपुर जो है वह फतेहपुर से छोटा है। ठीक है, लिखते जाओ यहाँ पे भाई, अकबरपुर जो है, ठीक है, वह फतेहपुर से छोटा है, फतेहपुर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और धनबाद जो है पलामू से बड़ा है, बाराबांकी जो है फतेहपुर से बड़ा है। ठीक है, बाराबांकी जो है फतेहपुर से, तो बी लिख दो, बाराबांकी वो फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना पलामू बड़ा है, तो पलामू जो है बाराबांकी से भी बड़ा है। ठीक है, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है। ठीक है, अभी धनबाद जो है पलामू से भी बड़ा है, तो पलामू के ऊपर भी क्या होगा, धनबाद। तो बोला सबसे बड़ा जिला कौन है, तो धनबाद सबसे बड़ा जिला हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलो बहुत इजी सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखो, एक वेन डायोग्राम है, मैंने रिसेंटली वेन डायोग्राम पढ़ाया था आपको, मैंने बहुत जल्द मतलब 1 2 दिन पहले ही बताया था, 5 क्वेश्चन थे। तो बताओ इनमें कौन सा राइट आंसर होगा, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्मांड। तो आप बोलोगे चंद्रमा, शुक्र, या फिर मून, वीनस, यूनिवर्स, तीनों डिफरेंट चीज है। क्यों, चंद्रमा एक क्या है, सैटेलाइट है, वीनस क्या है, एक तरीके का, वीनस एक तरीके का प्लेनेट है, और यूनिवर्स ब्रह्मांड है भाई, वो तो चीज अलग है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ये दोनों आते हैं, बट ये दोनों सेम चीज नहीं है। पहले ब्रह्मांड हो जाएगा, इसके अंदर एक मून हो जाएगा, इसके अंदर एक वीनस हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीज है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अभी देखो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये 7 2 4, ठीक है, 6 8 3,
94 वाट। अब इनका वैल्यू आ गया इस तरीके से, तो क्यों आया, कैसे आया, ये फाइंड आउट करना। तो वीडियो को रोक के जरा दिमाग लगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखो, पहले वाले में यहाँ पे जो चीजें दी गई है इनके साथ क्या किया गया है, 7 + 2, ठीक है, जोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 4 36। दूसरे वाले में 6 + 8 करो, मल्टीप्लाई 3 करो, तो 6 6 12 13 14, ठीक है, और 14 × 3 42, ठीक है ना। अभी देखो, 9 + 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 26 आ जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया, 13। 13 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आएगा, तो इधर 13 को डिवाइड कर दो इधर लाके, ठीक है, तो दो आंसर आ गया, 13 दूनी 26 होते हैं। सिंपली ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास है 21 में, कि बताओ ये जो फिगर दे रखा है यहाँ पे, इसको मिरर करेंगे इस साइड से, राइट साइड से, तो कैसा बनेगा इसमें फिगर। देखो सबसे पहले तो देखो ये जो चीज है ना, ये सर्कल के अंदर एक चीज लाइन खींचा गया है ऐसे, ये देखो इधर से है, और ये वाला चीज जो है ये इधर से, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे समझो, ये जो लाइन खींचा गया है, ये वाला पार्ट इधर से ऐसे है, ठीक है, और ये पीछे की साइड है। जब भी इसको इस साइड से हम मिरर करेंगे तो ये पलटने के बाद कैसे बनेगा भाई मेरे, ये बिल्कुल भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी जैसे उसमें दिया हुआ है ना उसका उल्टा हो जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा और ये वाला भाई मेरे वो उस साइड से चला जाएगा। देखो किस में है, ये देख लो किस में है। प्लस में ये जो आपका डिंग डोंग एरो है आपको इधर से होगा, ये थोड़ा ऊपर होगा, मैंने थोड़ा सा इधर बना दिया है। और एक चीज देखो, ये वाला चीज जो है ना इस साइड नहीं रहेगा, ये वाला जो है बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको फिर से, ये जो लकीर बना हुआ है तो बस मैंने बताया कि इनका जो मुंह है ये चेंज होगा, बट ये लकीर जो जब इमेज बनेगा तो वो इस तरीके से नहीं बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। और इनका जो डायरेक्शन था उस टाइम, इधर में वो डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इधर बनेगा। और साथ में ये एरो इस पे निकलेगा। तो देखो ये चीज किसमें की गई है, इसमें तो बिल्कुल नहीं की गई है, इसमें ये वाला मुंह इधर से खुला गया है, इसका एक लाइन जो है इसका मुंह इधर से खुला हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो ये नीचे है, तो बचा कौन सा हमारे पास, सी। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ओके ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, 22। बोल रहा है कि रोहित का जन्मदिन जो है 15 मार्च मंगलवार को है, ठीक है, रोहित का है 15 मार्च को है, ठीक है ना। ट्यूसडे था उस दिन, मंडे ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे था। उसी साल सप्ताह में किस दिन प्रिया का जन्मदिन होगा यदि उसका 28 अगस्त को था। 28 अगस्त को इसका डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मदिन है, ठीक है। तो वो मतलब बोल रहा है ना कि ये डे कौन सा होगा, डे बताओ कौन सा होगा, हमें पता नहीं है। तो देखो ये 15 मार्च, मार्च जो है टोटल 31 डेज का होता है, तो मार्च में अभी कितने दिन बचे, 15 से लेकर 31 तक 16 दिन बचे, ओके। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन की, जब मार्च अप्रैल मई जो हो गई, मई जो हो गई 31 दिन की, जून जो है 30 दिन का, जुलाई जो है 31 दिन का, बाकी अगस्त में कितने दिन को लेना है, 28 अगस्त तक ही, तो 28 जोड़ दो, टोटल जोड़ दो तो ये आएगा 166। तो जितना डेज आया ना उसमें 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड कर दो। हम लोग यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, ये बच गया 2 6 7 या 21, तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 5, रिमाइंडर कितना बचा 5, शेष 5 बचा। तो जो डे दे रखा है उसमें दिन में जोड़ दो, मंगलवार दे रखा है यहाँ पे, ट्यूजडे दे रखा है, तो इसमें 5 डे जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा संडे वाला दिन, ठीक है। संडे इज फन डे, ठीक है ना, संडे आ गया हमारा। तो संडे राइट आंसर डी हो जाएगा। फन डे का मतलब मस्ती करने वाला दिन, ये वाला फन, ठीक है, फन डे आ गया, राइट आंसर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहा है कि पी उत्तर में है, 5 मीटर चलता है, फिर आगे अपने दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। देखो पहले तो देखो उत्तर में 5 मीटर जाता है, फिर बोल रहा है यहाँ से दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर और फिर बोल रहा है यहाँ से फिर 5 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ता है, मतलब इस बार इधर मुड़ेगा नीचे, और वह 10 मीटर चलेगा, इस बार इसकी दोगुनी डिस्टेंस को कवर करेगा 10 मीटर। फिर बोल रहा है वो अपने दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, तो जब भी साउथ में जा रहे हैं तो राइट हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, तो ये फिर 5 मीटर जाता है। तो अभी बताओ अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे है, तो यहाँ से चला था और ए से चला था और बी तक पहुंचा, तो देखो यहाँ तक 5 मीटर हो गया, तो यहाँ तक फिर 5 मीटर, तो मतलब ये डिस्टेंस हुआ 5 मीटर हुआ। और ये क्या है, साउथ में है अभी, क्योंकि नीचे साउथ होता है, तो मतलब 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में अभी है, वो चला गया इंसान, तो 5 मीटर साउथ में गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 है, 5 सदस्यों वाले एक परिवार में एक्स वाई की बहन है,
ठीक है ना। एक्स जो है वाई की बहन है, ठीक है, एक्स सिस्टर है। और एम की दो संतान है, वह ई का पुत्र है, ठीक है। ई का पुत्र कौन है भाई? एम, जो एच का फादर इन लॉ है, ठीक है। एच का जो है भाई फादर इन लॉ है। ये देखो कहा गया एम की दो संतान है, ठीक है ना। एम की दो संतान है और वह ई का पुत्र है, ठीक है ना। ई का पुत्र है वो, ध्यान से समझना, जो कि एच का फादर इन लॉ है। एच का फादर इन लॉ कौन है? ई है, ठीक है ना। तो ये एच हो गया, ठीक है, ये इंसान एच हो गया, इसका फादर इन लॉ हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया? ये ससुर हो गया, ठीक है ना। और ई का एक पुत्र है, ये इसका बेटा हो जाएगा एम, ठीक है ना। एम के दो संतान है और वह ई का पुत्र है। एम के दो संतान तो ठीक है, और ये ई का पुत्र था, तो मतलब ये एच जो हो जाएगी इसकी वाइफ हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ से? अब एज का केवल एक ही पुत्र है, ठीक है ना। और वाई जो है ई की पोती नहीं है, ठीक है। वाई जो है ई की पोती नहीं है। ये वाई जो है ये पोती नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये पोती नहीं है तो पोता हो जाएगा, ठीक है ना। अब एम के दो संतान थे ही, तो ये दोनों बचे हमारे इसके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्स का ई से क्या संबंध बनेगा? ई से, तो ई का ये क्या हो गया बताओ? ये बताओ, ये क्या हो गया भाई? हाँ, ये इसकी तो फादर बच गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फादर की ये क्या हो गई? ग्रैंड सन हो गई, ग्रैंड डॉटर हो गया ये, क्योंकि ये जो लेडी है, क्योंकि एक्स जो है वाई की बहन थी। सिंपली स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि वाई की बहन एक्स है, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया? ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। थोड़ा सा ये मतलब कंफ्यूजिंग कर रहा है, बाकी आप बनाओगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 है। 6, 18, 36, 60, 90 किस तरीके से आया, ठीक है। तो वीडियो को रोक के जरा सॉल्व करना। बताओ 6 में क्या करेंगे तो 18 आएगा। या तो आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 आ गया। इस बार देखो 36 है, तो या तो 6 का स्क्वायर कर दो तो 36 आ जाएगा, ठीक है। बट आगे जाके स्क्वायर और क्यूब वाला कुछ वैसा थ्योरी लग नहीं रहा है हमारा, फॉर्मूला मतलब ये अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इस बार 6 में देखो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। फिर 6 में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 आ गया। फिर देखो 6 में 15 से मल्टीप्लाई किया तो 19 आ गया। मतलब पहले 3 से, फिर 6 से, फिर 10 से, फिर 15 से। तो क्यों ऐसा हुआ? 3 में हमने 3 जोड़ा तो 6 आया, 6 में हमने 4 जोड़ा तो 10 आया, 10 में हमने 5 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 21। तो मतलब 6 को इस बार 21 से मल्टीप्लाई करो तो 126, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 26 बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे सॉल्व करके चले जाओ, ठीक है। देखो, ये जो फिगर है, पहला फिगर है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जो है, इसके देखो यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है और यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्यों, समझो यहाँ पे। फिर दूसरे वाले में देखो क्या है, ये जो फिगर थी वो यहाँ पे चली गई है, मतलब यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आ गई और नीचे वाला जस्ट उसके ऊपर चला गया है, ठीक है। इसके बाद जो है बस एक एक पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपने। ये वाला भाई यहाँ पे आ गया, जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये इंसान उसकी पोजीशन ले ले रहा है, यहाँ पे आ गया। अगली बार क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, नेक्स्ट वाले फिगर में कुछ ऐसा होगा, ये बराबर का साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसके पैरेलल का साइन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही होगा ना, बताओ। तो अब बोलो ये फिगर किस में बन रहा है? ये फिगर किस में बन रहा है भाई? जरा ध्यान से देखना। ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यही कुछ बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और कुछ तो नहीं बन रहा है इसमें? नहीं, ठीक है, हाँ बिल्कुल भी ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है। 27 बोल रहा है कि देखो, ये फिगर बनाया हुआ है, बट इस फिगर में देखो ये जो डबल वाला जो है ना सर्कल, जिसमें है डबल वाला सर्कल, ठीक है ना। डबल सर्कल जो है यहां से इस बार कैसे मुड़ा है? ये इस बार ना 45 डिग्री मुड़ गया है क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इस बार देखो यहाँ पे आ गया है ये वाला, मतलब पहले देखो ग्राफ बनाया अगर, तो यहाँ से यहाँ पे आया, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ रहा है। फिर यहाँ से देखो यहाँ पे डबल वाला आ गया देखो। फिर ये वाला कहाँ आया है? 45 डिग्री घुमा तो ये जाके 90 डिग्री पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ से 45 डिग्री होगा ना जब, बिल्कुल भी ये। तो फिर जाके इसको 45 डिग्री अगर घुमाए क्लॉकवाइज, तो यहाँ से कहाँ जाएगा? ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसके सामने एक इंसान ऐसे होगा। देखो, तो ये वाला फिगर किस में बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये जरा देखना, काफी इंटरेस्टिंग है।
अभी देखो ये दोनों ना कोना पकड़ रखे हैं, कॉर्नर पे है, ये देखो अभी यहाँ पे भी कॉर्नर में है, यहाँ पे भी कॉर्नर में है, बट कोई भी ऑप्शन में कोई भी कॉर्नर पे नहीं है, सारे के सारे सेंटर में आ गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगली बार जो फिगर जाएगा वो बिल्कुल भी सेंटर में आ जाएगा, जिस तरीके से भी बनेगा। बशर्ते कि हमें ये ध्यान रखना है, ये इसका चोच जो था ना इस बार, ये था इस डायरेक्शन में, ईस्ट में था, और ये वाले में देखो साउथ में चला गया, तो मतलब कितना घुमा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया अगर वो, तो ये क्या हो गया, इसकी चोच घूम गई, ठीक है। फिर देखो ये फिर से क्लॉकवाइज घुमा, यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, इस बार इसकी चोच को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर में आ जाएगा, सिंपली समझ में आ गया हमें। इस बार ये जो है इंसान अपना मुंह ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, बशर्ते कि एक सर्कल बनेगा, वो जो है इस तरीके अंदर जो सर्कल है वो इसके अंदर आएगा। बट एक चक्कर और है, इस सर्कल के अंदर भी कुछ चीज दे रखा है, ये सर्कल जो हो गया ना छोटा सा, ये छोटा वाला मैंने बड़ा लिख दिया, इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, ये इस वाले को अगर हम देखें यहाँ पे तो, ठीक है, अगर इसको हम चार भाग में बांट देना इस सर्कल को, तो ये वाला पार्ट को ब्लैक कलर कर दिया गया है, ठीक है, पहले वाले में। दूसरे वाले में देखो क्या कर रखा है, इस वाले पार्ट को कहाँ किया गया है, यहाँ पे कलर किया गया है। तीसरे में देखो कहाँ किया गया है, यहाँ पे कलर किया गया है। तो चौथे में कौन सा पार्ट बचेगा कलर करने के लिए, अब ये बचेगा ना, ये वाला। तो मतलब कि यहाँ पे ये इंसान जो है काला काला हो जाएगा, ठीक है, इसमें। तो देखो तो जरा सा ये कौन सा बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। मैंने इसलिए बताया आपको बड़ा कर करके, ताकि समझने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 है। बोल रहा है ये फिगर जो है इसको कौन सा फिगर जोड़ दे तो कंप्लीट बन जाएगा, कंप्लीट करेगा। सिंपल सा है, दिख रहा होगा देखो, कुछ लोग बोलेंगे ए से भी लग रहा है, बट ए नहीं होगा, डी होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर उठा के हम इसमें फिल कर दे, ऐसे ऐसे ले जाके, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसमें एक लंबा सा लाइन खींच दो भाई इसको, ठीक है, खींच देंगे, यहाँ पे डॉट कर देंगे, यहाँ पे सर्कल कर देंगे, तो बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो डी यहाँ पे राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, हमने देखो यहाँ पे डॉलर वाले ये भी बोल रहा है कि ये जब ये वाला ये बन गया तो ये वाला क्या बनेगा, ऑप्शन नीचे है हमारे पास ABCD। देखो पहले वाले में देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच एंड छह, कितनी भुजा थी, छह थी, और छह के अंदर ये जो भी था फिगर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। छह थी और दूसरी वाली में चार हो गई, ठीक है, छह साइड्स थी, इसमें चार है, तो कितना माइनस किया, दो। तो अभी देखो इसमें कितनी है, इस वाले में देखो, इस वाले में कितनी साइड है, दो, तीन, चार एंड पांच, पांच साइड है। तो पांच में दो माइनस करोगे तो तीन, तो मतलब तीन साइड वाला फिगर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया हमारा राइट आंसर, बस कुछ करना नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से हमने आंसर कर लिया। तो खत्म। और गाइज हाँ, अभी एक चीज मैं बता दूं कि हम लोगों ने कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें 600 क्वेश्चन है और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो आपको PDF फाइल में मिलेगा, बट परचेज करना पड़ेगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही मतलब चीप है, मतलब सस्ता है, ठीक है ना। और वो 600 प्लस क्वेश्चन है, 10 मॉक टेस्ट है, इतना मतलब बहुत है आपके कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस के लिए। और आपको वो एयरफोर्स एग्जाम में भी काम आएगा, वाई ग्रुप के रगा के लिए, बिल्कुल भी रगा और कोस्ट गार्ड के लेवल का है, चाहे आप कोस्ट गार्ड में DB दो, GD दो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको परचेज कर लो, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब कुछ लोग पूछेंगे क्या सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देगा उसी में से, तो भाई देखो सेम टू सेम नहीं पूछता, बट उसी लेवल का पूछता है, आपको एक आधार, जो भी मान लो आप पढ़ रहे हो बुक में, तो क्या बुक से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, नहीं ना। उसी के जैसा पूछता है, जब वो चीज बन गया तो वो भी बन जाएगा एग्जाम में भी, वही चीज है, जब ये PDF का क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लेते हो तो एग्जाम में भी 100% अच्छे से आपका जाएगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मॉक टेस्ट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाके चेक कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।